नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारी? तो दोस्तों, जैसे कि आपकी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट की है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का आज चैप्टर फर्स्ट होगा, जिस चैप्टर का नाम है ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिशरों का गुलाम हुआ करता था उस टाइम पर हमारे देश की कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, उस टाइम के, तो उस टाइम का सारा जिक्र आपका इस चैप्टर के अंदर है। तो एक बार मैं सामने से हट रहा हूं, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। आपको यही चीजें पढ़नी है और पूरे चैप्टर का ही शॉर्ट आउट है। बोलते हैं ना कि चैप्टर को समराइज कर दे, तो ये चैप्टर को समराइजेशन ही है एक तरीके का। आपका सारा चैप्टर यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से नोट कर दो। हो गया? तो ठीक है दोस्तों, अब अपने काम पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ और इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही देखकर आपने पता लगा लिया होगा, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के समय हमारे देश की क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, ऐसा तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिला कि ब्रिटिशरों ने हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज जो थे, हमारा लगातार किस तरह वो शोषण कर रहे थे। ठीक है, ऐसा एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण करना और एक्सप्लॉइट का मतलब होता है नष्ट करना एक तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिशर जब यहाँ पे थे तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को इस तरह एक्सप्लॉइट किया था कि बहुत बुरी कंडीशन उन्होंने कर दी थी हमारी इकोनॉमी की। और अगर इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, तो इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस उस टाइम पर रही थी, बहुत ज्यादा। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर एक्सप्लोटेशन की बात करें तो आपको सभी को पता भी होगा कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के अंदर तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो ब्रिटिशरों ने हमारा प्राइमरी सेक्टर भी पूर्ण रूप से जो है एक्सप्लोइट कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर भी एक्सप्लोइट कर दिया और जो टर्सरी सेक्टर था उसको भी एक्सप्लोइट कर दिया था। यानी कि इतनी बैकवर्ड हमारी इकोनॉमी करती थी उन्होंने, बहुत ज्यादा बैकवर्ड। और शायद जब इकोनॉमी को डेवलप किया गया, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी तो बहुत धीरे धीरे जगह ग्रोथ हुई, उस टाइम पर तो बहुत बुरा हाल कर दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपके 9 पॉइंट है और 9 पॉइंट पे ही हम डिस्कस करेंगे सब। और मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि आप लोग मतलब इसे, ये तो केवल एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। अगर आपको तरीके से नॉलेज चाहिए और सब साथ के साथ फैक्ट भी चाहिए और कुछ डाटा भी चाहिए, तो डाटा स्टोर करने के लिए तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप वी की और यानी कि टीआरजे यानी कि जो बुक आती है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसको रीड करो अच्छे से। और जब चैप्टर को रीडिंग कर लोगे, जब चैप्टर को रीड कर लोगे, तब आपके सारे पॉइंट, सारे जितने भी जो प्रॉब्लम होगी, जो भी आने वाले इश्यूज है, वो सारे सॉल्यूशन अपने आप खुद ब खुद हो जाएंगे। उसकी अगर बात करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी को किस तरह से एक्सप्लोइट किया गया था। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट की, तो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लोइट किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लोइट किया था, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि टर्सरी सेक्टर को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लोइट किया था। अगर अब बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लोइट पता है कैसे किया? उन्होंने जमींदारी प्रथा लागू कर दी। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पे जमींदारी प्रथा लागू कर दी, जमींदारी प्रथा यानी कि जमींदारी सिस्टम अप्लाई कर दिया, और जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारे नए नए जमींदार बनाए गए। ठीक है, और जमींदारों को जो जमीन थी, अंग्रेजों ने जिस जमीन को जीता था, ठीक है, भारत में जब अंग्रेज आए तो 2 युद्ध अंग्रेजों ने हमारे साथ में किए थे। नंबर जो पहला युद्ध था जो 1757 में लड़ा गया था, जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजयी हुई थी। उसके बाद सेकंड वॉर लड़ा था उन्होंने, सेकंड युद्ध लड़ा था, जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1764 में हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज लोग जीत चुके थे, और जब ये जीत गए थे तो इन्होंने जो बंगाल और बिहार का जो एरिया था, इस एरिया पर इनका अधिकार हो चुका था। पहले वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी नवाबों की हुआ करती थी, लेकिन अब नवाब हार चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। इसका मतलब उस एरिया से रेवेन्यू यानी कि राजस्व इकट्ठा करने की जो जानकारी थी या जो राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, वो किसके पास चलेगी? तो वो ब्रिटिशरों के पास चलेगी। ठीक है, तो ब्रिटिशरों के पास में इतनी सारी जमीन होगी, ब्रिटिश ने सोचा कि हम क्या करेंगे भाई इतनी बड़ी जमीन का, तो ब्रिटिशरों ने उस पर जमींदारी सिस्टम अप्लाई कर दिया, यानी कि उस जीती गई सारी जमीन के पार्ट बनाकर, टुकड़े बनाकर, उनके ऊपर कुछ जो बड़े लेवल के किसान थे उनको उसको क्या कर दिया, कहते हैं ठेके वगैरह पर देते हैं। ठीक है, तो ठेके वगैरह पर दी थी उनको, और यानी कि 2-2 हजार एकड़, 3-3 हजार एकड़ ऐसे। और फिर जो जमींदार लोग थे, जमींदारों ने उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक, 3000 के भी बहुत सारे पार्ट बना दिए। पहले बड़े जमींदार थे, बड़े जमींदारों के अंडर छोटे जमींदार हुआ करते थे। तो ये जमींदारी वाला जो चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री में पढ़ता है। हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हिस्ट्री में आप लोग मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा डिस्कस कर रखा है। जमींदारी क्या थी, जमींदारी उन्मूलन प्रथा क्या थी, डायर की यानी कि द्वैध शासन क्या था, कैसे लगाया गया था, वो सारी चीजें। ठीक है,
अंग्रेज लोग हमसे कैसे टैक्स वसूलते थे, उनका भी कुछ सिस्टम था। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने जमींदारी सिस्टम अप्लाई करके एक्सप्लोइट किया। जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारे नए नए जमींदार से उन्होंने बना दिए। अब आप क्या सोचोगे जमींदार कौन होता है? जिसके पास में ज्यादा जमीन होती है सर, ठीक है, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है वो जमींदार होता है? नहीं, जमींदारों के पास खुद की अपनी कोई जमीन नहीं थी। इनको जमीन प्रोवाइड की थी किसने? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों ने इनको जमीन दी थी। उसके बाद सेकंड है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, तो आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए कि पहले भारत में हैंडलूम इंडस्ट्री हुआ करती थी, यानी कि हथकरघा उद्योग हुआ करते थे। हथकरघा यानी कि हाथों की मशीनें थी, हाथों से काम होता था, हाथों से कपड़े वगैरह बनते थे। और सूती वस्त्र के कारखाने जाते थे, यानी कि सूती वस्त्रों की जो मिल थी, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा थी भारत में, ठीक। और वे हाथों द्वारा निर्मित थे, यानी कि हाथों से उन पर काम होता था। लेकिन अगर वहीं कंपैरिजन में बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर मशीनों से काम होता था। और बात करें छोटी सी, तो इंडिया की जो मार्केट थी वो डिमांड एंड सप्लाई, भाई कोई भी कंट्री की मार्केट हो वो डिमांड एंड सप्लाई पे तो काम करेगी, डिमांड एंड सप्लाई। अब भारत की जो इंडस्ट्री थी, डिमांड तो इंडिया की ज्यादा थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, सप्लाई बहुत कम थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मशीनों से काम नहीं होता था। यहाँ पे जो डिमांड की पूर्ति होती थी, यानी कि डिमांड की जो पूरा करते थे वो काफी लंबे टाइम के बाद डिमांड पूरी होती थी, ठीक। तो इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा। उसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें, भाई ब्रिटेन से क्या था, ब्रिटेन से डिमांड एंड सप्लाई, ब्रिटेन से हम लोग डिमांड करने लगे और ब्रिटेन जल्दी से जल्दी हमें सप्लाई करने लगा। तो जब डिमांड एंड सप्लाई फिक्स होगी तो उसके बाद में क्या होगा, तो हमारे जो लोग थे उनको आदत पड़ चुकी थी ब्रिटिशर गुड्स खरीदने की, ठीक है, क्योंकि एक तो वो सस्ती हुआ करती थी और दूसरा वो लुभावनी यानी कि मनमोहक, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करती थी, और जिससे लोग बाग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट यानी कि ज्यादा आकर्षित होते थे उनके कलर वगैरह को देख कर भी, ठीक है, अच्छे अच्छे भी आते थे, डिजाइनिंग वगैरह भी अच्छी आती थी, और मशीनों के बने हुए प्रोडक्ट थे और जल्दी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते थे। तो इसका मतलब था कि भारत के लोग अब पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिशर मार्केट के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, यानी कि ब्रिटिशर गुड्स के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। और यही कारण रहा कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रिटिशर प्रोडक्ट अपनाओगे तो इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे चौपट होने लगी। तो इसी कारण से, इसी तरह से अंग्रेजों ने हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक्सप्लोइट किया। उसके बाद आता है थर्ड नंबर, कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उन्होंने कैसे एक्सप्लोइट किया? देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जब एक्सप्लोइट किया तो हमें दो प्रकार की बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब दो दिक्कत यानी कि दो मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी? एक प्रॉब्लम तो थी कि अंग्रेजों ने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अप्लाई कर दी थी। अब ये क्या थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी कि भेदभावपूर्ण नीति। अब भेदभावपूर्ण नीति का मतलब होता है अगर हम ब्रिटेन के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स फ्री, लेकिन अगर ब्रिटेन की जगह कोई और दूसरा देश के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं या उससे हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे हम 50% टैक्स देते थे। अगर कोई भी कंट्री इंडिया में इंपोर्ट करता था तो वो 50% टैक्स देता था, लेकिन अगर ब्रिटेन इंडिया में इंपोर्ट करता था तो टैक्स फ्री, यानी कि ब्रिटेन के साथ लेना या देना बिल्कुल टैक्स फ्री। अगर हम किसी दूसरे देश के साथ में लेना देना कर रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे तो वहां से 50% टैक्स वो भी देते थे और हमको भी देना पड़ता था। इसका मतलब हुआ जो आसपास के देश थे यानी कि जैसे चाइना वगैरह हुआ, जापान वगैरह हुआ, इन्होंने इंडिया के जो रिलेशन इनके साथ पहले बहुत अच्छे थे, व्यापारिक रिलेशन यानी कि ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे जब ऐसा इस प्रकार का टैक्स इन्होंने अप्लाई किया और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अप्लाई की तो कहीं ना कहीं आसपास के जो हमारे देश थे जिनके साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छा था वो रिलेशन भी खराब हुआ और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी ठप हो गया, यानी कि वो भी चौपट होगा। अब हम पूर्ण रूप से ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड रहने लगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ टैक्स फ्री था। अगर हम अदर कंट्री ट्रेड करते तो भाई 50% तो टैक्स का ही देना पड़ता, फिर बचेगा क्या? कोई भी प्रॉफिट नहीं होने का। तो यानी कि गाड़ी कुल मिला के लॉस में थी उस टाइम पर, ठीक। यानी कि हमारे तीनों सेक्टरों को अंग्रेजों ने किस तरह से एक्सप्लोइट किया मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र करा, बाकी सारा जिक्र चैप्टर के अंदर करेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे किया? जमींदारी सिस्टम के द्वारा जमींदारों को बढ़ाकर। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे किया? ब्रिटिशर गुड्स को इंडिया की मार्केट में उतार कर, ठीक है, और कम टाइम में ज्यादा सप्लाई देने से भी इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पूर्ण रूप से चौपट हो गया। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को लगा के इंटरनेशनल ट्रेड को ठप कर दिया गया, यानी कि और देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब कर दिए गए और केवल भारत और ब्रिटेन के बीच में रिलेशंस बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेडिंग आती है फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हुआ करते थे उस टाइम पे, कब? ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के समय इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या होते थे। तो फीचर्स देख लो एक बार। फीचर्स है आपका स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी,
ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर ग्रोथ तो हो लेकिन ग्रोथ बहुत ही मामूली सी हो, यानी कि ना के बराबर ग्रोथ हो, ठीक, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। उसके बाद आता है सेकंड बैकवर्ड इकोनॉमी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी का बोलते हैं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। अब बैकवर्ड का मतलब क्यों भाई, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारे देश में पॉपुलेशन तो ज्यादा थी और इंप्लॉयमेंट बहुत कम था। जब पॉपुलेशन ज्यादा थी, इंप्लॉयमेंट बहुत कम था, तो क्या हुआ, लोग गरीब ज्यादा थे, ठीक है, रोजगार उनके पास में था नहीं कुछ। यानी कि हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा कम थी। जब पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी तो नेशनल इनकम भी नॉर्मली सी बात है बहुत कम होगी। तो नेशनल इनकम जब हमारे देश की बहुत कम हुई, यानी कि हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा कम थी, ग्रोथ रेट, ठीक है, वृद्धि दर। तो जब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, काम नहीं था करने के लिए, ठीक है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो उसी को हमने नाम दिया बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट थी बहुत ही कम थी, नाम मात्र की थी, बस केवल और केवल, ठीक है, बस इतना था, चल रही थी, ठीक है, ऐसा। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट नंबर 3, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा बैकवर्ड था उस टाइम पे। अब सर बैकवर्ड कैसे था भाई, एग्रीकल्चर के लिए सारी जो जमीन थी वो किसके पास थी, जमींदारों के पास थी। अब जमींदार लोग क्या करते थे, जमींदार लोग अपने फील्ड पे वर्करों का काम कराते थे और वर्करों को केवल और केवल कितना देते थे, उतना ही पे करते थे ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई सरप्लस रखते थे कि आगे आने वाले टाइम पे हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ये बजट है, हम इतना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाएंगे, इतना फर्टिलाइजर्स पर लगाएंगे, इतना कैपिटल गुड्स पर लगाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल और केवल इतना था कि फसल उगा दी, जो हुई वो उसमें से कुछ का टैक्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और जो बचा था उसको जमींदार लोग हड़प कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि जमींदार लोग अपनी लग्जरी लाइफ पे स्पेंड करते थे उसको, ठीक, और जो थोड़ा बहुत बचा था यानी कि नाम मात्र वो दे देते, केवल और केवल सर्वाइव करने के लिए देते थे वर्कर्स को। वो उतना भी नहीं देते थे कि वर्कर्स जो है आगे कुछ सोच सके, अपनी फैमिली वगैरह के बारे में भी कुछ सोच सके, और ना इतना कम देते थे कि वो लोग भूखे पेट सोए, यानी कि उनकी मौत हो जाए भूख से, ठीक, ऐसा भी नहीं, केवल और केवल सर्वाइव करने के लिए ही दे पाते थे। और एग्रीकल्चर के लिए कोई सरप्लस नहीं था, कोई कैपिटल गुड्स नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, कोई भी मशीन वगैरह नहीं थी, कोई केमिकल्स नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, यानी कुछ भी नहीं था। इसका मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी कैसा था, वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कैसी थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी ये कि हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रिया हैंडलूम इंडस्ट्री यानी कि हथकरघा उद्योग होते थे। हमारे भारत में जितनी भी उस टाइम पे कंपनी थी, जितनी भी फैक्ट्री वगैरह थी उस टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल की थी, ज्यादातर जूट इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो उनमें क्या था, उनमें काम हाथों के द्वारा होता था, उनमें कोई मशीन काम नहीं करती थी। और भाई एक तो वे लंबे टाइम में कम मटेरियल तैयार कर रही थी, ठीक है, लंबे टाइम में कम, यानी कि जो गुड्स थी, फाइनल गुड्स, वो कम बनाती थी। यही कारण रहा कि हमारी इंडस्ट्रियां भी बहुत, यानी कि बहुत स्लो मोशन में काम करती थी, जिसी कारण हमने बोला कि जब मशीनों का यूज नहीं हुआ, कोई कंप्यूटराइज नहीं हुई वे, तो उनको हमने बोल दिया कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफी पिछड़ा हुआ था, यानी कि बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम पर। अगर बात करें रैम्पेंट पॉवर्टी, अब रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट पॉवर्टी होती है यानी कि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा हो और गरीब पॉपुलेशन हो, एकदम तक पॉपुलेशन ज्यादा होना और अनियंत्रित गरीबी होती है, अनियंत्रित गरीबी, यानी कि इतने ज्यादा लोग गरीब थे, बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए तो 100% में 90% लोग गरीब थे, इतने ज्यादा कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था करने के लिए, ठीक है, कोई भी इंप्लॉयमेंट नहीं था, कोई भी रोजगार उनके पास नहीं था, यानी कि गरीबी बहुत बड़े लेवल पे थी उस टाइम पे, ठीक है, चरम सीमा पे थी। उसी को हमने बोला रैम्पेंट पॉवर्टी, अनियंत्रित गरीबी। उसके बाद आता है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस टाइम पर बहुत ही कम, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो लेवल पर था, ना सरकारी स्कूल थे, ना सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह थे, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी नहीं थी कोई भी, ना प्राइवेट फैसिलिटी इतनी ज्यादा थी। अब उसके बाद अगर हम और बात करें तो उस टाइम पर रेलवे वगैरह नहीं था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए केवल ये जैसे जो घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, इनका यूज लोग करते थे, साइकिल वगैरह का यूज करते थे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था इंडिया में। ना कहीं ब्रिज था, ना कहीं बिल्डिंग्स थी, ना कहीं डिपार्टमेंट था, ना इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा पुअर था। उसके बाद हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट। हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट का मतलब होता है अगर इंडिया को कोई भी भारी मशीन चाहिए, ठीक है, भारी मशीन, अगर इंडिया किसी भी प्रकार की मशीन को परचेज करता है तो मशीनें भारत में नहीं बनती थी, मशीनों के लिए भारत को अन्य देश पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि फॉरेनर कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ा था, ठीक है। या तो जो मशीन है वो ब्रिटेन से आएगी, अगर ब्रिटेन से नहीं आती तो अमेरिका से आएगी, ठीक है, या फ्रांस से आएगी या रशिया से आएगी, ठीक, यहां से मशीनें आती थी। तो इसका मतलब जो हैवी डिपेंडेंस थी वो कहीं के लिए हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट, यानी कि भारी मशीनों को हम विदेशों से आयात करते थे। उसके बाद है लिमिटेड अर्बानिज्म, ठीक है, लिमिटेड अर्बानिज्म का मतलब होता है
नियमित शहरीकरण, यानी कि शहरों के अंदर लोग इतने कम थे, मात्र 12% लोग ही शहरों के अंदर रहते थे। ठीक, मात्र 12% लोग ही शहरों के अंदर रहते थे, यानी कि शहरीकरण बहुत ही कम था। शहर तो थे लेकिन शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि लिमिटेड सा था। कितने परसेंट लोग? ओनली 12% लोग शहरों के अंदर रहते थे। उसके बाद अगर बात करें सेमी फेडरल इकोनॉमी, सेमी फेडरल इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो इकोनॉमी तो हमारी हो लेकिन उसमें डिसीजंस किसके अप्लाई होते हैं, यानी कि जब एक इकोनॉमी में दूसरी इकोनॉमी इंटरफेयर करती है, जब एक इकोनॉमी के अंदर दूसरी इकोनॉमी आके इंटरफेयर करती है तो उसको बोलते हैं सेमी फेडरल इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी किसकी थी? इंडिया की इकोनॉमी थी, और उसके अंदर एंटर कौन हुई? कौन पार्टिसिपेट करना चाह रही थी? उसके अंदर ब्रिटेन की इकोनॉमी आके बीच में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी में हस्तक्षेप कर रही थी कौन? यानी कि ब्रिटिशर इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी जब हमारी इकोनॉमी में कोई दूसरी इकोनॉमी आके घुसे उसको बोलते हैं सेमी फेडरल इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी तो हमारी थी लेकिन हम अपनी इकोनॉमी पे इंडिपेंडेंस, कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह या कोई भी अगर हमें सुझाव वगैरह लेना या कोई भी अगर हमें अपनी इकोनॉमी में कुछ भी करना तो हम लोग खुद भी अपने आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सारे के सारे डिसीजन जो थे वो सारे ब्रिटिशर्स लिया करते थे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के सारे डिसीजन ब्रिटेन से आया करते, यानी कि ब्रिटिशर लोग ही हमारी इकोनॉमी के डिसीजंस लेते थे। तो इसका मतलब जब एक देश की इकोनॉमी के सारे डिसीजन कोई दूसरा देश ले उसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, समझ रहे हो। और सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब जब एक इकोनॉमी में दूसरी इकोनॉमी आकर इंटरफेयर करे उसको बोलते हैं सेमी फेडरल इकोनॉमी। और कॉलोनियल इकोनॉमी जब एक देश की इकोनॉमी के सारे डिसीजन कोई दूसरी इकोनॉमी ले। हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी के सारे डिसीजन कौन सी इकोनॉमी ले रही थी? ब्रिटिशर इकोनॉमी। तो इसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 3, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र कैसा हुआ करता था। अब अगर यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखे, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पर प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लो था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा लो थी। अब प्रोडक्शन लो कैसे होगा? भाई कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, कोई खाद वगैरह नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं थी, कोई कैपिटल गुड्स नहीं था, तो प्रोडक्शन कहां से होगा? कहीं से भी नहीं। तो इसका मतलब लो प्रोडक्शन था और लो प्रोडक्टिविटी थी। अब आप लोग बेटर जानते होंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द मेन डिफरेंस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, प्रोडक्शन एक अलग चीज है और प्रोडक्टिविटी एक अलग चीज है। ठीक है, अब जब इकोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें बता दूंगा क्या क्या होता है। उसके बाद मैंने कहा लो प्रोडक्शन था, लो प्रोडक्टिविटी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ भी चीजें फिक्स नहीं थी। सारी की सारी चीजें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड था किस पे? पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर मानसून के ऊपर बेस्ड था, यानी कि मानसून का मतलब बारिश। तो जैसे ही बारिश का भारत में आगमन होता है, मानसून का भारत में आगमन होता है, यानी कि मानसून एंटर्स इन इंडिया। जैसे ही मानसून भारत में आता है तो बारिश करता है। तो उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर लोग बाग फसल वगैरह बोते थे। अगर बारिश टाइम पर आ गया, यानी कि मानसून टाइम पर आ गया तो फसलें अच्छी हुआ करती थी। अगर मानसून टाइम पर नहीं आया, मानसून आने में देरी लगा दी तो बारिश भी देरी से होगी, और जब बारिश देरी से होगी तो जो फसलें थी वो नष्ट हो जाया करती थी, और जिसको हम क्रॉप फेलियर भी बोलते थे। ठीक है, क्रॉप फेलियर। तो क्रॉप फेलियर तो कई बार हुआ इंडिया में। उस टाइम पर ना तो इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना कैनल्स वगैरह थी, ना कोई डैम्स वगैरह थे, ना ट्वेल वगैरह थी, ना पोन्स वगैरह थे, ना तालाबों से सिंचाई थी, ना कोई भी मतलब ऐसी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं था जिससे कि हम अपना यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो यानी कुछ भी चीजें सर्टेन नहीं थी, यानी कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी फिक्स नहीं था। उसके बाद है थर्ड नंबर डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब लोग उस टाइम पे जो लोग थे वो केवल और केवल एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी उसी लेवल पर करते थे कि बस अपना उगा ली, अपना खा लिया और सो गए। ठीक है, इतना ही। लेकिन कोई भी कमर्शलाइजेशन नहीं चाहता था, ना कमर्शलाइजेशन का उन लोगों को पता था उस टाइम पे। ये तो केवल और केवल उतना ही बोते थे या उतना ही उगाते थे जितना उनको जरूरत थी एक साल की। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि। जीवन जीने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही उगाना बस। ठीक है, यानी कि फार्मर जो थे उतना ही उगा पाते थे जितनी उनको जरूरत थी। उसके बाद है फोर्थ नंबर है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोयल एंड टीलर्स ऑफ द सोयल। मैंने यहां पे की पॉइंट लिखे है बस, ओनर्स एंड टीलर्स। ओनर्स होते हैं जो जमीन के मालिक होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो जमीन के मालिक होते हैं उनको बोलते हैं ओनर्स, एंड टीलर्स बोलते हैं जो जमीन पर मतलब खुदाई वगैरह काम करते हैं, यानी कि वर्कर्स जो होते हैं जमीन पर काम करने वाले उनको बोलते हैं टीलर्स। तो यानी कि गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टीलर्स। गल्फ का मतलब होता है जो गल्फ ओनर्स ऑफ द सोयल और टीलर्स ऑफ द सोयल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं गल्फ रिलेशन, यानी कि गल्फ बिटवीन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि जो जमीन के मालिक हुआ करते थे, मालिक और मजदूरों के बीच में जो रिलेशन जो संबंध हुआ करता था उसको बोलते हैं गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोयल एंड टीलर्स ऑफ द सोयल। ठीक है,
उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब था, स्मॉल का मतलब छोटे छोटे और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब टुकड़ों में बटे हुए। यानी कि उस टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड इसीलिए भी था कि लोगों के पास में एक तो जमीन कम थी और वो कम जमीन भी टुकड़ों में बटी हुई थी। उसका कुछ हिस्सा एक एरिया में था, कुछ हिस्सा दूसरे एरिया में था, कुछ हिस्सा तीसरे एरिया में था। जैसे आप सभी के कुछ खेत जो होंगे वो क्या होगा, एक खेत आपके गांव में होगा, एक खेत आपका दूसरे गांव में होगा, एक खेत आपका 5 किलोमीटर दूर होगा। तो यानी कि अब क्या हुआ, एक तो छोटे छोटे तो खेत थे और वे भी अलग अलग, सारे के सारे अलग अलग वैसे थे, एक अलग अलग एरिया में। भाई जब अलग अलग एरिया में आपके फील्ड हो गए, आपके खेत हो गए, तो एक जगह एक टाइम पे आप लोग सारों की तो देखभाल नहीं कर सकते। तो यानी कि एक टाइम पे एक में ही काम होगा। तो धीरे धीरे एक जगह ही आप लोग ट्यूबवेल वगैरह इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। तो यानी कि एक तो जमीन कम थी और जो कम जमीन थी वो भी टुकड़ों में बटी हुई थी। यही कारण था कि हमारा उस टाइम पे यानी कि हम एक साथ जो ना तो देखभाल कर सकते ना उनमें हम काम कर सकते। तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी लो होगा और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। एक मेन कारण ये भी था। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। उस टाइम पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ज्यादा था। यानी कि हम उस टाइम पर दो दो तरह के टैक्स पे करते थे। डायरकी सिस्टम पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, द्वैध शासन। दो दो टैक्स हमें पे करने पड़ते। एक टैक्स तो हम सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और दूसरा जो टैक्स था ये हम देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाती थी उस एरिया में। दूसरा टैक्स हम उस ऑफिसर को देते थे। सर ऑफिसर का नाम क्या था, राय दुर्लभ था ऑफिसर का नाम, ठीक है ये। और ये राय दुर्लभ गद्दार आदमी था, अंग्रेजों का दलाल था एक प्रकार का, ठीक है, यही इकट्ठा करता था। अब उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 7, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने फिर बाद में क्या किया, अंग्रेजों ने जबरदस्ती यानी कि फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का मतलब वो खेती कराई जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर नील यानी कि इंडिगो की डिमांड जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे पेंट बनाने की कला का विकास हो चुका था। इंग्लैंड में पेंट यानी कि पेंट जो रंग वगैरह होता है पुताई करने के लिए, ठीक है, दीवारों पर जो पेंट होता है उनको भी उसमें यूज करना था। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनके अंदर भी नील यानी इंडिगो की डिमांड काफी थी। अब अगर बात करें फोर्स्ड, भाई इंडिया के जो लोग थे वो इंडिगो फार्मिंग नहीं करते थे, उन्होंने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया क्योंकि अगर इंडिगो फार्मिंग वो करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशरों ने कुछ एडवांस पेमेंट फार्मर्स को दी और उन्होंने कहा कि आप एडवांस ले लो, एडवांस लेने के बाद में आप जो है इंडिगो फार्मिंग करो। तो किसानों ने एडवांस पेमेंट लिया और पेमेंट से अपनी जो जरूरत का सामान था वो इकट्ठा कर लिया, खरीद लिया मार्केट से, और फिर उसके बाद में उन्होंने इंडिगो एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो का कमर्शलाइजेशन यानी कि इंडिगो यानी कि नील का व्यापार था उस टाइम पर बहुत ज्यादा। उसके बाद अगर देखा जाएगा हेडिंग नंबर 4 आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी उस टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे क्यों बैकवर्ड थे ये, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को लगा दिया गया था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब भेदभाव नीति। भेदभाव का मतलब आप समझते ही हो, मैंने कहा था अगर हम ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स फ्री, अगर हम अदर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो 50% टैक्स देना होगा, ठीक है। ये थी भेदभावपूर्ण नीति यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटेन के साथ तो बिल्कुल फ्री था आना जाना। उसके बाद में है दूसरा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, यानी कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट का मतलब इंडिया के अंदर जो भी डिसीजंस होते थे वो सारे के सारे डिसीजंस कहां से बनकाते थे, वो प्रिंसली कोर्ट यानी कि राजा और रानी के दरबार में आते थे। और राजा रानी का दरबार कहां था, ये था ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन हो चुका था भारत की जो वस्तुएं थी यानी कि इंडियन गुड्स और किसके बीच में, ब्रिटिशर गुड्स के बीच में। अब दोनों गुड्स, भाई इंडियन गुड्स तो अच्छी थी लेकिन प्रीसियस थी। मैंने कहा ना कि भारत में मशीनों से सामान नहीं बनते थे, हाथों से बनते थे, हैंड यानी कि मैन मेड थे, और वहां पर मशीन मेड थे, ठीक है। अब जब इंडिया की मार्केट डिमांड करेगी, डिमांड करेगी यानी कि मांग करेगी किसी भी चीज के, सपोज करो मुझे एक शर्ट चाहिए, तो भाई शर्ट के था इंडिया की मार्केट में जो मशीन थी यानी कि इंडिया का जो इंडस्ट्री थी वहां पे जो शर्ट थी वो हाथों से बनती थी और वे एक शर्ट को बनाने में काफी टाइम लेते थे। और मुकाबले इसके कंपटीशन कर दिया ब्रिटेन की मार्केट से, तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी वो शर्ट मतलब वहां पे काम मशीनों से होता था। तो मशीनें क्या करती है, एक तो रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल से कम टाइम में ज्यादा शर्ट बनाने का काम करती थी। तो यानी कि जो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, ब्रिटिशरों की जो इंडस्ट्री थी वो काफी हेल्पफुल रही यहाँ पे। उन्होंने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने बना के और इंडिया की मार्केट में उतारे। और एक तो वो लुभावने हुआ करते थे, मैंने कहा, उनकी जो कॉस्ट थी वो कम हुआ करती थी, ठीक है। तो इसी तरह भी जो ब्रिटेन की बनी हुई जो वस्तुएं थी उसको लोग बाग ज्यादा लाइक करने लगे थे, ठीक है। और यही कारण रहा कि जब हम लोग पूर्ण रूप से ब्रिटिशर गुड्स पर डिपेंड हो गए तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ठप हो गया, चौपट हो गया बिल्कुल, ठीक।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड्स। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड्स का मतलब था अब लोग बाग भी नए नए पैटर्न की डिमांड करने लगे थे। अब देखो जैसे कि मान के चलो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो कुछ भी डिमांड अगर कैपिटल गुड्स की हो, मतलब जो विदेशों में काम होता था जिनसे कपड़े वगैरह की हो, तो नई नई डिमांड लोग चाहने लगे थे। मार्केट के अंदर देख देख के उनके दिमाग बदल चुके थे और उनका विश्वास अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट से तो उठ चुका था कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है एक तो वो लंबे टाइम में डिमांड पूरी करती है और ऊपर से उनके जो कॉस्ट होते हैं वो जो बहुत महंगी होती है, यानी कि भारत के जो सामान होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो बशर्ते इसके भाई वे सारे के सारे यानी कि डिपेंड हो चुके थे ब्रिटिशर मार्केट पे पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे इन्होंने कहा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि अब सोसाइटी को नई नई डिमांड्स चाहने लगी थी और डिमांड्स की पूर्ति कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे का मतलब है भारत में रेलवे का आगमन या रेलवे का परिचय। आप जानते हो कि रेल जो आई थी भारत में इसलिए नहीं आई थी ताकि वो सवारी वगैरह ढो सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया में अगर रेलवे आई थी तो रेल लाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को निकाल के और रेलवे के माध्यम से पोर्ट तक पहुंचाया जाए और पोर्ट से फिर वाटर शिप के माध्यम से उसे ब्रिटेन पहुंचाया जाए। तो रेलवे का तो जो इंडिया में आया था ना, रेल तो इसीलिए आई थी ताकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचा दें। अब रेल ब्रिटेन नहीं जाती थी, रेल तो केवल और केवल कहां तक जाती थी? पोर्ट्स यानी कि हार्बर यानी कि बंदरगाहों तक जाती थी, ठीक है। और बंदरगाह से वो सारा रॉ मटेरियल पानी के जहाज में वो लोग फिट करके उसको लोड करके कहां भेजते थे? ब्रिटेन भेजते थे, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, ब्लीक एंड नोटेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि ब्लीक एंड नोटेशनल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब आधुनिक भारत में भी जो ग्रोथ हुई वो कैसी हुई? ब्लीक या नोटेशनल ग्रोथ, यानी कि बहुत ही कम ग्रोथ हुई, ना के बराबर। ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो, ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो उसको बोलते हैं ब्लीक या नोटेशनल ग्रोथ। दो वर्ड मिलेंगे, तो ब्लीक ग्रोथ या नोटेशनल ग्रोथ कौन सी होती है? ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो, ठीक है। ना नहीं, बिल्कुल नहीं, जो ना के बराबर हो, यानी हो तो लेकिन उतनी ना हो, बिल्कुल बहुत ही लिटिल, यानी कि ना के बराबर हो, मात्र 1-2%, ठीक है। एक मैंने यहां पे लिखा था आपका जो एक और भी था, ये मैंने एक और भी आपको पढ़ा था, एक सेकेंड, सेगमेंट इकोनॉमी। सेगमेंट इकोनॉमी का मतलब ऐसी इनकम जो ना के बराबर हो। यहां पे था ऐसी इनकम जो ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है। और यहां पे मैंने बोला ब्लीक और नोटेशनल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो ना के बराबर हो उसको बोलते हैं ब्लीक या नोटेशनल ग्रोथ। उसके बाद में आपका है पॉइंट नंबर 5, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार उस टाइम पे कैसा था हमारे साथ में। तो ये आपके 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का होमवर्क है, आप लोग इनको आराम से अपनी बुक में पढ़ना। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड और सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं हेडिंग नंबर 6 पे। इसका आपको करना है अपने आप, कुछ अपने आप भी कर लिया करो, ठीक है। उसके पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है जनगणना से संबंधित होता है। डेमोग्राफिक का मतलब जनगणना से संबंधित। जनगणना यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग। पॉपुलेशन काउंटिंग को हम बोलते हैं सेंसस, CENSUS, सेंसस। पॉपुलेशन काउंटिंग को हम सेंसस भी बोलते हैं और डेमोग्राफिक प्रोफाइल शो करती है हमारे सेंसस को। तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पर बर्थ रेट जो थी हमारी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। यानी कि बच्चे पैदा भी बहुत ज्यादा हो रहे थे और मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। डेथ रेट का मतलब ये नहीं है कि सब डेथ रेट में आते हैं 1 साल से ऊपर के बच्चे, 1 साल से ऊपर के बच्चे, ठीक है। यानी कि 1 साल से एज जिसकी अधिक है वो आते हैं डेथ रेट के अंदर, ध्यान रखना है चीज। बर्थ रेट का मतलब होता है जन्म दर, ठीक है। यानी कि जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। उसके बाद अगर बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब 1 साल के बच्चे 1 साल में कितने मर रहे थे उस टाइम पे। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत ये दिखाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि आपने डेथ रेट का मतलब 1 साल से अधिक एज हो और मोर्टेलिटी रेट का मतलब 1 साल से कम टाइम के बच्चे हो। यानी कि उस टाइम पर क्या था, हमारे जो सोसाइटी थी, हमारे सोसाइटी के अंदर कुपोषण एक बड़ी भयंकर बीमारी थी और जितने भी बच्चे थे वो ज्यादातर कुपोषित होते थे, ठीक है भाई। गंदगी में रहते थे, खाना पीना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं थी, कोई वैक्सीनेशन नहीं था, पोलियो वगैरह का या हेपेटाइटिस बी का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं था। तो जो जिस तरह पैदा हुआ गंदगी में वो ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद हैजा पी लिया, उससे मर जाते। और कुछ रही बात तो कुपोषण होकर उनके जो पैर वैर थे रिकेट्स वगैरह हो जाता उनको, उनकी भी जिंदगी नरक के समान ही थी। तो यानी कि उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब मैंने बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे कितने मरते थे, बहुत ज्यादा मरते थे उस टाइम पे भी। अब अपनी बुक के अंदर पढ़ता सारे डाटा आपको वहीं पे फीड मिलेंगे।
उसके बाद है हेडिंग नंबर 3, यानी कि ये इसका पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब वे लोग कितनी अधिक से अधिक कितनी आयु जीते थे। अगर एज की बात करें तो यहाँ पे उस टाइम पर जो आदमी तो केवल और केवल 30 साल जीते थे। एवरेज इनकम, एवरेज है ये, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसतन आयु 30 साल, 30 साल से ऊपर नहीं जीते थे। यानी कि सब 30 साल के होकर मरते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि एवरेज था 30 साल जीते थे बस, ठीक है। कोई आता, हालांकि कोई 70 साल का होकर मरता था, कोई 100 साल का भी होकर मरा, कोई 23 का भी मर जाता, कोई 15 का मर जाता था। तो इनसे नहीं, इन्होंने यहाँ पे जो एवरेज बताया, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि मतलब लोग बाग जो थे 23 साल के होकर मर जाते। क्यों? क्योंकि एक तो वे उस टाइम पर गंदगी में काम कर रहे थे, खाना पीना अच्छा नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं थी। अगर किसी का कुछ बीमारी होगी तो उसका कोई भी इलाज नहीं था, हर बीमारी लाइलाज थी इंडिया में, ठीक। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। उसके बाद अगर बात करें लिटरेसी रेट, अगर लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा कम थी। महिलाओं की साक्षरता दर तो बहुत ज्यादा कम थी, पुरुषों की साक्षरता थी थोड़ी सी, यानी कि 8-9% के लगभग, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन अगर बात करें हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर बात करें तो 1921 से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है 1921 से पहले, 19 यानी कि 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी वो लगातार इंक्रीज हो रही थी, लगातार घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी। यानी कि पॉपुलेशन में क्या हो रही थी? फ्लक्चुएशन हो रही थी, फ्लक्चुएशन। और फ्लक्चुएशन कहता है यदि एक बार बढ़ना घटना बढ़ना घटना फ्लक्चुएशन, तो 1921 से पहले तो फ्लक्चुएशन हो रही थी। 1921 में जाके जब अंदाजा लगा, यही नहीं पता लगा था कि जनसंख्या घट रही है बढ़ रही, लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन कभी नहीं घटी, हमेशा इंक्रीज ही हुई, ठीक है। इसीलिए 1921 को हमने बोल दिया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड, किस साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड बोला जाता है? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड बोला जाता है, क्योंकि 1921 से पॉपुलेशन, इससे पहले पॉपुलेशन घट रही बढ़ रही थी, और 1921 के बाद पॉपुलेशन कभी नहीं घटी आज तक। 1921 से लेकर आज तक पॉपुलेशन कभी नहीं घटी, ठीक है, हर साल बढ़ती है। यानी कि इंडिया में बताऊं तो इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग प्रत्येक 10 साल बाद होती है, और पाकिस्तान में पॉपुलेशन काउंटिंग प्रत्येक 18 साल बाद होती है, ठीक है। अभी 2021 की होगी, ध्यान रखना, इससे पहले 2011 की हुई थी। लेकिन अगर बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो पॉइंट नंबर 7 आपको बताता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस है। आजादी के समय जो भारत के लोग थे उनके पास में ऑक्यूपेशन यानी कि कामकाज क्या था ज्यादा से, ठीक है, यानी कि कहां वो लोग बिजी थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया के 72.7% लोग इंगेज थे, यानी कि 72.2% लोग खेती बाड़ी के काम में ही व्यस्त रहते थे। और ये इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर 50% की पार्टनरशिप देते थे, यानी कि ये 72% लोग, 72.7% लोग इंडिया की इकोनॉमी में 50% पार्टनरशिप देते थे, समझ रहे, यानी कि 50% इनकम जो थी वो इन्हीं से थी। उसके बाद इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जो औद्योगिक क्षेत्र था हमारे देश का, यानी कि फैक्ट्री वगैरह जो थी उस टाइम पे इंडस्ट्री में 9% लोग काम करते थे, ओनली 9% लोग, ठीक। उसके बाद है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, इसीलिए तो हुई अनबैलेंस्ड ग्रोथ। उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के समय क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ हुए। तो आजादी के समय भारत में रेलवे आई तो रेलवे लाइनें बिछाई गई और रेलवे स्टेशन बनाए गए, ठीक है, इससे काफी हमें सुविधा भी मिली। उसके बाद पोर्ट्स की अगर बात करें, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह बने, जो पानी के जहाज थे वो एक देश से दूसरे देश जाने लगे थे। इसका मतलब हमें फॉरेन जाने के रास्ते भी हमारे साफ हो चुके थे, हम विदेश वगैरह घूम के आ सकते थे। उसके बाद रोड वगैरह पक्की बननी शुरू हुई थी, सारी नहीं लेकिन कुछ तो बननी शुरू हुई थी। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी अब स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद यानी कि मैंने कहा रेलवेज, पोर्ट्स और रोड और कुछ पावर जनरेशन यानी कि सप्लाई वगैरह, डैम बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली बनाने की जो कला थी उसको भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, यानी अंग्रेजों ने इंडिया में किया भी बहुत कुछ है। अब मैं बता दूं रेलवे आपके सुख के लिए नहीं थी। अगर इंडिया में ट्रेन आई तो ट्रेन में 10 डिब्बे हुआ करते थे, 10 डिब्बे मतलब लास्ट के जो 2 डिब्बे हुआ करते थे वो सवारियों के लिए आरक्षित थे, यानी कि पैसेंजर कंपार्टमेंट थे वो, और जो बाकी के 8 थे उनमें रॉ मटेरियल यानी कि वो मालवाहक डिब्बे हुआ करते थे, यानी कि आपके इनको मालवाहक को बोलते हैं कार्गो टाइप में, ठीक है, कार्गो। तो ये कार्गो कंपार्टमेंट हुआ करते यानी कि माल ढुलाई के लिए। पहले रेल नहीं थी, मालगाड़ी हुआ करती थी, मालगाड़ी के ही लास्ट के 2 डिब्बे पैसेंजरों के लिए निर्धारित थे, ठीक है, ध्यान रखना। पैसेंजरों में टिकट ले लो ना ले लो बात बराबर थी, लेकिन अगर बात करें तो रेलवे का जो मेन पर्पस था वो पर्पस यही था कि कम टाइम में रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन पहुंचाना, ठीक है। पोर्ट्स, बंदरगाह, रोड्स, सड़कें ये इस टाइम पर बनी थी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप होता उस टाइम पे। अब आपने देखा होगा नेक्स्ट हेडिंग आपकी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉजिटिव इंपैक्ट, इस पूरे चैप्टर में आपने सारे नेगेटिव इंपैक्ट पढ़े। अंग्रेजों ने हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा टर्सरी सेक्टर, तीनों को कैसे एक्सप्लॉइट किया। लेकिन अंग्रेजों के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे, ब्रिटिशरों के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे जो भारत को मिले। अब ये पॉजिटिव इंपैक्ट क्या थे, ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा।
आपको लिखना होगा मेंशन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपके 5 जो पॉजिटिव इंपैक्ट है ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, कमर्शलाइजेशन आउटलुक ऑफ द फार्मर। ब्रिटिश रूल के द्वारा ही भारत के लोगों को यह पता चला कि हाँ, फसलों का कमर्शलाइजेशन भी होता है, ठीक है, हम फसलों को व्यापारिक तौर पे भी निकाल सकते हैं, हम उनका कमर्शलाइजेशन यानी कि हम उनको इस तरह से इतना डेवलप कर सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फसलें बोके, अगर एक में गेहूं ही उगाना तो 100 बीघे में गेहूं उगा दिया, जो अपना था जितना अपना चाहिए अपने पास रख लो, बाकी का जो है मार्केट के अंदर सेल कर दिया, उससे भी काफी इनकम होती थी फार्मर्स की। तो कमर्शलाइजेशन आउटलुक, कमर्शलाइजेशन का जो रूल था ये भी भारत के जो किसान थे उन्होंने अंग्रेजों से ही सीखा। उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब रोजगार के नए नए अवसर आ चुके थे। जैसे कि आपने देखा रेलवे जब चली तो रेलवे में बहुत सारी नौकरियां निकली, पोर्ट्स पे बहुत सारी नौकरियां निकली, रोड्स जब बनाए गए तो रोड में बहुत सारे मजदूरों ने काम किया, बिल्डिंग्स बनाए गई, कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए, ठीक है, डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट बनाए गए, तो उनके अंदर भी जॉब्स वगैरह निकली, ठीक है, और ICS की जॉब्स भी निकली थी और सिपाही वगैरह की भर्ती वगैरह भी निकलती थी। तो यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी अब इंडिया की सोसाइटी में आ चुकी थी। ये भी अंग्रेजों की एक देन ही थी, नहीं तो आज भी भारत में बेरोजगार घूमते ऐसे। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल ऑफ फेमनाइंस, नेक्स्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब जैसे बैंक वगैरह आना। अब पहले क्या था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे, या फिर जो साहूकार करोड़पति लोग हुआ करते थे, उनके पास में धन दुनिया भर का था, दुनिया भर के उनके पास में मनी हुआ करती थी। वो क्या करते, मनी को जमीन के अंदर गड्ढा खोद के छिपा देते, तो उस टाइम मनी जो थी वो वेस्टेज मनी हो जाती, यूज में तो थी नहीं वो, और ऐसे ही रह जाती, यानी कि मनी की शॉर्टेज हो जाती है इंडिया में। तो अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी करोड़पति लोग हैं कि वे अपना पैसा गड्ढों में ना छुपावे, अपना पैसा वो हमें दे, हम बैंकों के अंदर उसे क्या करेंगे, जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, और बैंक आपको उसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपको टाइम टाइम पर देती रहेगी, ठीक है, आपका पैसा भी सिक्योर होगा और आपको उसका ब्याज वगैरह भी मिलेगा। तो जब लोगों ने ऐसा सोचा तो फिर लोगों ने अपना जो पैसा था वो गड्ढे खोद कर ना दाबने से बैंकों के अंदर डिपॉजिट कर दिया, और वो जो पैसा था वो अब यूटिलाइज होने लगा। उसके बाद में है नेक्स्ट इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इफिशिएंट सिस्टम का मतलब अब हमारी सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना हो चुकी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन में ICS, ठीक है, IPS IAS इनकी भी अपॉइंटिंग हो चुकी थी, इनकी ज्वाइनिंग मिलने लगी, और एक सोसाइटी को एक नए तरह का समाज बनाने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। तो यानी कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट थे जो ब्रिटिशर यहां पर आके, ये सारे के सारे तो नेगेटिव थे लेकिन ये कुछ पॉजिटिव भी थे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैंने दे दिया। इसके बाद जो आएगा वो मैं इन टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, यानी कि 8 या 9 पार्ट में इस पूरे चैप्टर का दी एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।